तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे एमसी और सुनियों के फादर से दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी कह रहा होता है कि हमें सच में इतनी दूर जाने की जरूरत है। अगर मामला इतना सीरियस ना होता तो वो पीछे नहीं हटते, और ये तब किया जाना चाहिए जब वो पर्याप्त यंग हो। जब वो थोड़ा बड़ा और समझदार हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो उसका फादर अपने मन में कहता है कि वो सही है। आज मैंने एक और सबक सीखा। सुनियों के साथ एक एकेडमी प्रतिभा नहीं है, लेकिन एक बिजनेस के रूप में उनमें बहुत टैलेंट है। ये वो ज्यादा तरकीब और उचित होगा जो हमारी प्लान में काम नहीं करेगा और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में एबल। तो हमारे एमसी से उसका फादर कहता है कि आपको लगता है कि वो नाराज होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक और मासूम है। मुझे लगता है हमें देखना होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और दूसरी तरफ वो कुछ सोच रहा होता है, और हमारा एमसी कह रहा होता है कि वो शायद सदमे में है। मुझे यकीन है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। उसे खुद ही सीखना होगा। भले उसका मन इससे महसूस ना करे, लेकिन उसका बॉडी इसे महसूस करेगा। उसे ये फील होना चाहिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, जबकि उसके फैमिली के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। उसे पेशेंट रहना होगा। और दूसरी तरफ वो सैन को देखता है, और हमारा एमसी कहता है कि सैन को अपनी किताब बंद करते देखना दुर्लभ है। फिर सेन के पास आता है और सेन से कहता है, क्या तुमने 4 क्लासिक में से पहला पढ़ लिया है? तो सेन बोलता है, मैं शायद यह ना कह सकूं कि मैंने इसे पूरी तरह सीख लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इससे बंधे रहने की जरूरत है। तो हमारा एमसी भी बोलता है हंसते हुए, क्या ऐसा है? तो फिर आगे बढ़ो और इसे सुनाओ। तो बोलता है कि ठीक है, और वो बोलता है कि ऐसा लिखा है कि जो हेवन द्वारा निर्धारित किया गया है उसे हमारा नेचर कहा जाता है। मतलब है हेवन एक पर्सन को क्या नॉलेज देता है और क्या देता है। पर्सन का इमेज ही उसका एसेंस है। तो ये सब बातें लोग सुन रहे होते हैं, और वो बताता है कि हालांकि लोग कह सकते हैं कि पर्सन ने कुछ नहीं सीखा है, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि उसने कुछ सीखा है। फाइनली ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसेंशियली ये एक एजुकेशन के बारे में है। मैं सोचता हूँ कि ये सीखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये बात सुन के सभी स्टूडेंट कहते हैं कि वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया था सैन। हमारा उसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे यकीन है कि डिवाइन लिंग्विस्टिक ने मदद की है, लेकिन उनके अपने चरित्र और सीखने की सेंस ने इसे संभव बनाया है। वो कुछ ही महीनों में बहुत बड़ा हो गया है। तभी वहाँ पर सैन्यू खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पढ़ाओ, अब से तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। तो ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट एकदम चौंक जाते हैं, और सुनियो कहता है कि मुझे गलत मत समझना, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं तुमको अपने टीचर मानता हूँ, इसके अलावा मेरी एक शर्त है। अभी पीछे से सूरिन कहती है कि वो क्या है। तो सेन की तरफ उंगली करता है। तो सेन कहता है कि मैं, ये अचानक क्यों? तो सुनियो कहता है कि मैं कभी उसे पीटना नहीं चाहता था। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा ही, लेकिन ये सिर्फ मेरे अकेले कोशिश से नहीं हो सकता। तुम्हारा रास्ता ही ज्यादा मायने रखता है। क्या तुम सहमत नहीं हो इससे? तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और सेन के पास आता है और कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी भी इन बेवकूफ जैसे नहीं बन पाऊंगा। तो सेन बोलता है कि तुम, अभी हमारा एमसी कहता है कि ठीक है ठीक, अब सब लोग चुप हो जाओ, चलो हम सब बैठे और पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर ऐसे टाइम बीत जाता है और विंटर का मौसम आ जाता है, और हमारा एमसी हमें बताता है कि स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में सभी ने विंटर के मौसम की शुरुआत देखी, और वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। और हमारा एमसी अपने फादर लोग से कह रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट अपने एज के अदर बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। वो टीचिंग के एरिया में तो अच्छी क्षमता दिखा रही है, साथ ही उनकी बॉडी भी अच्छी काम कर रही है। और जब वो डिवाइन लिंग्विस्टिक डायरेक्शन के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्यूआई ने उनके हार्ट में बसना शुरू कर दिया है। सैन, सोनिक और सूरिन के लिए ऐसा लगता है कि वो अपनी खुद की क्यूआई को महसूस करने के लिए पर्याप्त हायर लेवल तक पहुंच गए हैं। मैंने ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन वो तीनों अपने समय पर क्यूआई कंट्रोल का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मेरी चिंता ये है कि वो उचित ट्रेनिंग के बिना इसे कंट्रोल करने में गलती कर सकते हैं और उनकी इंटरनल क्यूआई जल सकती है। मैं थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा अनफील कर रहा हूँ कि क्या करूँ, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उनके साथ बहुत आगे चला गया? तो जियोंग कहता है कि ब्रदर, आप इस बारे में बहुत सोच रहे होंगे। उन्हें डेफिनेटली अपनी सुरक्षा के लिए पावर की जरूरत होती है, लेकिन मार्शल आर्ट जानने के अपने नुकसान भी है। एक बार पावर प्राप्त हो जाने पर और ज्यादा शक्ति चाहना मानव स्वभाव का हिस्सा है। लोगों के दिलों के अंदर एक शैतान है, और जब सिचुएशन की मांग हो तो अपनी पावर का दुरुपयोग न करना डिफिकल्ट है। ये सच में एक भयानक केओस ला सकता है। और उसकी सिस्टर इन लॉ भी कहती है कि मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ कहती है कि मुझे पता है कि चिंता करने की बहुत बात है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि वो पावर मार्शल आर्ट के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जाए, बजाय इसके कि कमजोर होने का रीजन उनको सहन करना पड़े। लोगों को दुख पहुंचाना बुरी बात है, लेकिन अगर मुझे अपने बच्चों को कष्ट सहते हुए देखना पड़े, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। शायद मैं एक इमेच्योर माँ हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। छाई के दिखावटी विचार को पकड़े हुए इस डिफिकल्ट वर्ल्ड में जीवित रहना आसान नहीं है, और ये देखना हर्ट होगा कि आपका अपना बच्चा बुराई के कारण कष्ट झेल रहा है, क्योंकि इसमें पावर का अभाव है। हालांकि जो बच्चे अपनी पावर पर कंट्रोल के बिना बड़े होते हैं, वो ग्रेट प्लान को बदल सकते हैं। ये तो शैतान को दुनिया में छोड़ने जैसा होगा। तो उसकी सिस्टर उन लोग कहती है कि रुको, क्या मुझे इस पर थोड़ा और
विचार करना चाहिए था। तभी उसके फादर बोलते हैं कि ये गलत है कि तुम या तुम्हारा बच्चा आराम से रह सके, इसके लिए दूसरों से त्याग की मांग करो, इसलिए तुमको बुराई के प्रति सतर्क रहना चाहिए। ह्यून, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि अगर तुम इन बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाओगे तो वो दुनिया में बुराई लाएंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो उसके फादर बोलते हैं कि तो तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारा आंसर है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने पहले ही अपने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सिखाने का डिसीजन ले लिया है। अगर मैं उन्हें पढ़ाने के बारे में इतना चिंता होता, मैंने उनके बॉडी को ट्रेनिंग करने के लिए डिवाइन लिंग्विस्टिक या क्यूआई का यूज करने के बारे में नहीं सोचता। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अपने स्टूडेंट पर भरोसा करना चाहता हूँ, नहीं, मैं पहले से उन पर भरोसा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर। और अपने मन में कहता है कि मेरे अपने मन में ये बात झलकती है कि एक फादर के रूप में वो मेरे कितना परवाह करता है। ऐसा लग सकता है कि वो अपने ही और केवल खाना पकाने के बारे में ही सोचता है, लेकिन उसके विचार हमेशा मुझ पर ही रहते हैं। मैंने मार्शल आर्ट में मास्टरी प्राप्त कर ली है, लेकिन मुझे अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। मुझे लंबा रास्ता तय करना है। तभी उसके फादर कहते हैं कि एनीवे यून, तुम जल्दी अपने मिड 30s के हो जाओगे। तो हमारा एमसी मुंह बनाते हुए कहता है कि ओह हाँ, समय बहुत जल्दी जा रहा है ना। तो उसके फादर कहते हैं कि तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे मन में शादी करने के बारे में कोई विचार है? तो उसका फादर कहता है कि अपने भाई को देखो, वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन तुम अभी भी अनमैरिड हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी तक किसी से नहीं मिला, मैं स्टूडेंट के साथ बिजी रहता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं क्या तुम्हारा स्कूल अब काफी स्किर नहीं है? मुझे यकीन है कि तुम एक औरत पा सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम अपने बूढ़े पिता के दिल को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 शादीशुदा हैं। मेरी एक प्यारी पोती है, लेकिन अभी तक कोई पोता नहीं है। खैर, मुझे लगता है कि तुमको और ज्यादा कोशिश करना होगा जियोंग। तो ये बात सुनकर जियोंग का मुंह बन जाता है और कहता है कि मुझे माफ करिएगा। और जियोंग की वाइफ एक दूसरे को अजीब नजर से देख रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं एनिमी से घिरा हुआ हूँ। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर बाहर से घर में आ रहे होते हैं और जियोंग झाड़ू लगा रहा होता है। तो वो बोलता है कि फादर आप वापस आ गए? तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, क्या तुमने सफाई कर ली है? मैंने ह्यून को स्कूल में नहीं देखा, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है। तो जियोंग बोलता है कि ओ हाँ, जब भी उसके पास समय होता है पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए उनसे मिलने जाता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि परमिशन? तो जियोंग बताता है कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, ये सही है। जियोंग बोलता है उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की मंजूरी लेनी चाहिए क्योंकि इससे उनके बच्चों के फ्यूचर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो उसके फादर कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, और अपने मन में कहते हैं कि शायद मुझे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वो एक ग्रेट टीचर बनने में अच्छा कर रहा है, मुझे राहत की महसूस हो रही है। किसी भी पेरेंट ने अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। और हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि इससे इयोन का नाम लेने की मदद मिली होगी जिसने टूर्नामेंट के लिए साइन अप किया था। वेरी लिटिल इयोन मार्शल आर्ट की दुनिया में फॉल की उपाधि के साथ एक मास्टर है। मैं अब भी देख सकता हूँ कि पेरेंट्स कितने सरप्राइज थे। अब मैं ठीक से मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर सकता हूँ, मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। और फिर अपने कैट से बोलता है कि स्नोवी, और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि इनकी अभी तक नहीं आया है। लकीली डार्क हेवनली एलायंस हाल ही में शांत रहा है। अगर उनका जैसा कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कोई कदम उठाए अब तक तो कोई क्योस घट चुका होता, या हो सकता है कि वो जानबूझकर दूर रह रहे हो। मुझे शुरू से ही अंदेशा था, उनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। तभी हमारा एमसी अपने स्कूल में आता है तो उसके स्टूडेंट कहते हैं कि आपका स्वागत है टीचर। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ हाँ, और अपने मन में कहता है कि मैं बाद में डार्क हेवनली एलायंस के बारे में सोचूंगा। मुझे यकीन है कि अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे। मेरा फोकस उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने पर होना चाहिए। और सभी से कहता है कि सब लोग इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और अपने मन में बोलता है कि पेरेंट्स के इंकरेजमेंट और बच्चों के सिखाने के जुनून के लिए शुक्रिया। स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में लाइफ बहुत बिजी हो गया है। सुबह की रन के बाद नाश्ते का समय हो गया है, फिर दोपहर के खाने के बाद फिजिकल ट्रेनिंग, और बाकी दिन खाली समय होता है। शाम को लगभग 6 बजे रात को खाना होता है। मैं उसके ऊपर 2 और काम जोड़ रहा हूँ, स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में हमारा रेगुलर शेड्यूल। और सभी से कहता है क्या सभी लोग यहाँ हैं? सभी लोग फोकस करो और उड़ जाओ। और दूसरी तरफ वो लोग नींद में होते हैं। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सबसे पहला काम दौड़ से पहले क्यूआई को कल्टीवेट करो। और उन लोग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी अभी नींद में हो क्योंकि तुम नॉर्मल से आधा घंटा पहले उठ गए हो, लेकिन इस तरह बैठो और अपना ध्यान सीधा रखो, अपनी आंखें बंद करो और आराम से सांस लो। मैं जानता हूँ कि तुम इस मुद्रा के आदी नहीं हो और सुबह की ठंडी हवा से सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर तुम अपना मन इकट्ठा करो और थोड़ा इंतजार करो, तुमको अंदर कुछ वार्म महसूस होने लगेगा। और अपने मन में कहता है कि हाँ, वो एक एक करके ध्यान करना शुरू कर रहे हैं। महसूस करो कि गर्म ऊर्जा तुम्हारे बॉडी में भर रही है। एनर्जी ऑफ नेचर के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक ब्लू कलर की ऑरा निकल रही होती है और वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसे करते करते पूरे बाहर स्कूल में फैल जाती है। और हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि अब से सभी को चुप रहना है, अपने बॉडी के अंदर की वाई के फ्लो पर ध्यान दो, उस वार्म की हलचल को महसूस करो
और हम देखते हैं कि एक जोरदार ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो क्या था। तो दूसरा कहता है कि मुझे बहुत अच्छा और पीसफुल महसूस हुआ, जैसे कि मैं अपनी माँ की बाहों में था। ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि ये तुम्हारा पहला मौका था, इसलिए सब कुछ याद रखना डिफिकल्ट होगा, लेकिन इससे तुम डिस्करेज नहीं होगे, है ना। अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो फाइनली तुम सभी अच्छे से याद कर लोगे। तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ, हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि ये हुई ना बात, यही तो एटीट्यूड चाहिए मुझे। रुको, समय तो देखो, हम सुबह की दौड़ के लिए आधा घंटा देर से पहुंचे हैं। अगर तुम अभी जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश्ता देर से आएगा। तो ये बात सुन के सभी लोग दौड़ के भागने लगते हैं और कहते हैं कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले खाना खाऊंगा कुत्तों की तरह। फिर दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि ये सरप्राइज नहीं है कि वाई कल्टीवेशन के साथ ट्रेनिंग से मेरा बॉडी अच्छा महसूस करता है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा भी, मैं आज आधा घंटा पहले उठ गया, लेकिन मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ है। जब हम अपने टीचर के ऑर्डर का पालन करते हैं तो ग्रेट चीजें घटती है। और हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है कि तुमने सुबह के काम का पालन करते हुए अब हम, और बाकी सभी से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम में से कुछ लोग पहले ही इसे समझ चुके होंगे। अब समय तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने की प्लानिंग बना रहा हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग और क्यूआई कल्टीवेशन का कॉम्बिनेशन। मार्शल आर्ट सीखने के लिए ये दो प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्यूआई कल्टीवेशन सुबह के समय किया जाता है ताकि क्यूआई को अंदर एब्जॉर्ब किया जा सके। तभी एक डंडा निकालता है और कहता है कि तो अब तुम जो करने जा रहे हो वो ये है, और एक लाइन बना देता है गोला सा, और उन लोग से कहता है कि अब कौन करेगा। सूरिन, तुम भी एक बार कोशिश करके देखो। तो सूरिन उस लाइन में आ जाती है और हमारा एमसी कहता है कि ये अप्रोप्रिएट लगता है, और बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे एक और बच्चा चाहिए। तभी एक बच्चा बोलता है कि मैं उसे करने की कोशिश पूरी करूंगा सर। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया, म्यूंग यांग, और उस बच्चे का नाम म्यूंग होता है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे, चलो आ जाओ। फिर वो बंदा भी आने लगता है और हमारा एमसी कहता है कि तुम दोनों इस खेल के बीच से मार्शल आर्ट सीखना शुरू करोगे। रूल सिंपल है, म्यूंग को सर्कल के बाहर से सूरिन पर अटैक करना होगा। ये एक नॉर्मल लकड़ी की छड़ी की तरह हैवी लग सकता है, लेकिन ये सच में बहुत लचीला है क्योंकि ये पेड़ के टहनी से बना है। और अपने मन में सोचता है मैंने इसे स्प्रिंग बनाने के लिए एक छोटा सा स्पेल यूज किया है। और उन लोग से कहता है कि इसलिए तुमको उसे चोट पहुंचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें चोट लगना अभी जल्दबाजी होगी, बस तुम लोग इसे खेल को खेलने के लिए एक रूप में सोचो। तभी जैसे वो बच्चा लेता है तो एकदम हैवी हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत भारी है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, ये प्रोबेबली अभी भी एक बच्चे के लिए भारी लगता है, इसलिए इसे एक हाथ से घुमाने की कोशिश ना करना। जैसे कि मैंने पहले बताया, रूल सिंपल है, सूरिन को घेरे के अंदर रहते हुए म्यूंग की छड़ी से बचना होगा, इसलिए उसे कंटिन्यूअस चलते रहना पड़ता है। और बच्चे कह रहे होते हैं कि ये तो टग ऑफ वॉर खेलने जैसा है, ये मजेदार लगता है। हमारा एमसी कहता है कि और हाँ, जैसे ही म्यूंग अपनी छड़ी से सूरिन को छुएगा तुम भी अपनी पोजीशन बदल लोगे, चलो फिर तुम लोग आप कोशिश करके देखो। तभी वो सूरिन पे अटैक करता है, लेकिन सूरिन उसके अटैक से बच जाती है। फिर से वो अटैक करता है, फिर से सूरिन बच जाती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है उस बच्चे का। और लोग कह रहे होते हैं कि वो देखो म्यूंग गिरने वाला है, लेकिन तभी हमारा एमसी आता है और उसको पकड़ लेता है गिरने से, और उस बच्चे से कहता है कि टहनी की छड़ी इतनी भारी है कि तुम इसे इधर उधर घुमा नहीं सकते, जितना तेज हो सके इसे घुमाने के बजाय ज्यादा कल्टीवेशन करना बेहतर है। तो बोलता है कि हाँ सर। तभी एक बच्चा बोलता है कि लेकिन अगर हम इसे टकरा जाएं तो क्या हमें चोट नहीं पहुंचेगी। तो हमारा एमसी कहता है कि स्टिक भारी हो सकती है, लेकिन जिस मटेरियल से वो बनी है उसके कारण ये चोट नहीं पहुंचाएगी। मुझे लगता है कि इसे तुमको व्यक्तिगत रूप से दिखाना बेहतर होगा। म्यूंग, अपने आप को इससे मारो जितना हो सके उतनी जोर से। ये बात सुनकर म्यूंग एकदम डर जाता है और कहता है कि मैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपने टीचर पर ट्रस्ट करो और कोशिश करो। तो वो बोलता है कि ठीक है, और एक जोर से मारता है अपने सर पे, और लोग देख के एकदम डर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो बोलता है कि ये किसी कीड़े के काटने जैसा नहीं लगता। और बच्चे भी कह रहे होते हैं कि सच में बिल्कुल नहीं, टीचर क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ, कमाल है, जब ये इतना भारी है तो दर्द कैसे नहीं होगा। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ओह, शायद मैं बहुत नरम हो रहा हूँ। इनफ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सीरियस और ईमानदार होना चाहिए, इस तरह खेलने के बजाय मुझे लगता है कि चीजें बस इसी तरह खत्म हो गई है। हमारा एमसी कहता है कि चलो अब जोड़ी बनाओ और ट्रेनिंग शुरू करो। तभी वो लोग जोड़ी बना लेते हैं और वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि उन्हें अपने दायरे की सीमाओं के अंदर ही घूमने के लिए मजबूर किया जाता है, उनका बॉडी स्वाभाविक रूप से ज्यादा लचीला और चुस्त हो जाता है, और उनकी लिमिट स्पीड उन्हें बेहतर अवेकनिंग करने में हेल्प करती है। स्पेस की सेंस होना और उस प्लेस में बॉडी को कंट्रोल करना एलिमेंट्री मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की 4 अलग कैटेगरीज में सीखने के लिए एक इम्पोर्टेंट सबक है। तुमको अपने और अपने अपोनेंट के बीच की दूरी को समझना होगा, और ये जानने के लिए कि तुम कितना प्लेस ले सकते हो, तुम्हारे पास प्लेस की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।
चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी कदम उठाने से पहले तुमको अपनी लिमिट की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, तो ये तुमको अगले कदम की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे प्लेस को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जियोंग और हमारे एमसी माउंटेन पे जा रहे होते हैं जड़ी बूटी ढूंढने के लिए, जिससे वो लोग पील बना सके। जियोंग हमारे एमसी से कहता है कि ये स्प्रिंग का टाइम है ह्योंग, तो हमारा एमसी भी बोलता है कि हाँ ये वेदर बहुत ग्रेट है और आज का दिन भी। तो जियोंग बोलता है कि ये लाइफ से भरा हुआ मौसम है, मुझे यकीन है कि इस पहाड़ पर हर जगह बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं। तो हमारा एमसी बोलता है मैं होप करता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। तो वो हंसते हुए कहता है कि हमें बच्चों के लिए इन जड़ी बूटियों की जरूरत है, बेशक मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं कभी खाना पकाने के लिए भी इनका यूज करता हूँ। तो हमारा एमसी और जियोंग चट्टान से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे होते हैं और हमारे एमसी से वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डिवाइन मेडिसिन भी बना सकते हो। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि ये इजी टास्क नहीं है। तो जियोंग बोलता है कि वो पढ़ना लिखना और मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, फिर तुमको दवा की जरूरत क्या है। तो हमारा एमसी उससे बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें कोई समस्या होगा, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है, बच्चों के लेवल में अंतर की उनकी प्रतिभा के आधार पर इस क्लियर होता जाएगा। कुछ लोग दूसरों से आगे रहते हैं जबकि कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, फिर वो अदर समान लेवल के साथ ग्रुप बनाते हैं। इसलिए मैं उन स्टूडेंट की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी क्यूआई दूसरों की तुलना में थोड़ी कम है। वाओ देखो हमें पहले ही कितना मिल गया है, हमें बस एक बार पीछे के पहाड़ पर नजर डालनी होगी। तो जियोंग बोलता है कि क्या ये उन सभी को 2 वीक तक खिलाने के लिए काफी है ह्योंग। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे सच में दुर्लभ जड़ी बूटियां मिल जाए तो मैं उनसे और भी बेहतर पिल बना सकता हूँ। 10,000 साल पुरानी 40 जड़ी बूटी या 1,000 साल पुरानी जिनसेन की। जियोंग कहता है कि मैंने तो यहाँ उगने वाली जड़ी बूटियों के बारे में कभी नहीं सुना है। तो हमारा एमसी अपना मन में कह रहा होता है मैंने अपने क्यूआई की लिमिट का विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन जड़ी बूटियां कहाँ हैं, वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। तभी हमारे एमसी को कुछ फील होता है और कहता है कि ये साउंड तो 2 स्वॉर्ड की टकराने की है, कोई तो होना ही चाहिए वहाँ पर। हमारा एमसी जियोंग से कहता है कि जियोंग पहले तुम नीचे जाओ, और वो बोलता है कि ठीक है। और हमारा एमसी भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में मैं इसे अनदेखा कर दूंगा, अगर मैं खुद को मार्शल आर्ट की दुनिया के मामलों में शामिल कर दूं तो मुसीबत में पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर इनोसेंट लोग सफर करेंगे इससे, क्या इसलिए कि अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इस विचार को अनदेखा नहीं कर सकता। और हमारा एमसी बहुत तेजी से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट को देखता हूँ मैं हमेशा प्रे करता था कि वो जिंदा होने पर वर्ल्ड में एक राइटियस लाइफ जिएंगे। मैंने प्रे की मैं स्ट्रीट का शिकार हो रहे लोगों की ओर से आंखें मूंद न लूं। और हमारा एमसी वहाँ से जंप कर देता है और कह रहा होता है कि आखिरकार स्टूडेंट अपने टीचर को फॉलो करते हैं। और हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे एक लड़की पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उसके अटैक को रोक रही होती है और वो पीछे जाके पेड़ पे चिपक जाती है और वो बंदा सामने से अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती है और लड़की वो पीछे से अटैक करती है और अपना स्वॉर्ड उसके बॉडी में घुसेड़ के उसको वहीं जान से मार डालती है और बहुत थक जाती है और हाफ रही होती है। और वहाँ पर एक बंदे नहीं बहुत सारे बंदे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में उस मिस्टीरियस तेजी से उभरते हुए ग्रुप सिल्वर वाटर स्वॉर्ड सेक्ट से हो गए। हैरिंगो, एक छोटी बच्चे के लिए तुम बहुत लचीली हो। और वो लड़की हाँफते हुए अपने मन में कह रही होती है कि कैसे क्या बात यहाँ तक पहुँची है, 2 वीक से भी कम समय में बहुत ज्यादा चीजें घटी है। तभी सामने वाले बंदे अपने स्वॉर्ड में ऑरा लाते हुए उस पे अटैक करने बढ़ जाते हैं और अपने मन में वो कह रही होती है कि आखिर वो मॉन्स्टर है कौन। और हम देखते हैं कि उसके अटैक को बहुत मुश्किल से रोक रही होती है और वो कह रही होती है कितना लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो बोल रही होती है अपने मन में, तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसके बाजू पे अपना स्वॉर्ड घुसेड़ देता है। लेकिन वो लड़की भी कम नहीं होती है, अपना स्वॉर्ड पीछे करके उसके पेट में घुसेड़ के उसको जान से ही मार डालती है। लेकिन उसके भी मुंह से खून बह रहे होते हैं और उसके शोल्डर से भी खून बह रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गई हूँ। लेकिन तभी एक बंदा उसके हाथ में स्वॉर्ड घुसेड़ देता है और एक बंदा उसके पेट में स्वॉर्ड घुसेड़ देता है और वो बंदे हंस रहे होते हैं और वो लड़की कह रही होती है मैं हार मानना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो बंदे लोग उसके हाथ में और पेट में स्वॉर्ड घुसेड़ दिए होते हैं। लेकिन तभी उस लड़के की आंखें चमकने लगती है और वो कहती है कि मैं रुकना चाहती हूँ और एक जोरदार अटैक होता है। फिर वो लोग अटैक के चपेट में आ जाते हैं और पूरा तहस महस हो जाता है, पूरा पत्थर टूट जाता है। फिर हमें अगले ही पल दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की खून से लथपथ जमीन में गिरी पड़ी होती है और आसपास की जमीनें भी गड्ढा हो जाती है और वो खून के खांसते हुए कह रही होती है मैं 1 महीने से भाग रही हूँ। अगर मैं सोचूं तो मैंने उस पूरे समय में ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है और ना ही बाथरूम का ठीक से इस्तेमाल किया है। मैंने ऐसा वॉरियर को कभी नहीं देखा, मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैंने जिंदा रहने के लिए हर चीज की, लेकिन ये मेरी लिमिट है। और उसकी आंखें बंद हो जाती है। डैम इट, वो हार मानना नहीं जानते। तो वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी हमारे एमसी आता है वहाँ पर और वो कह रही
होती है, आखिर वो कौन है, वो अपनी पीठ पर क्या ढो रहा है। वो एक साथ कई लोग मारे गए और हमारा एमसी बहुत तेजी से भाग के आ रहा होता है और कह रहा होता है कि ये पिछली हड़ताल से थी, उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी है, अब वो मुश्किल से सांस ले पा रही है। और फिर हमारा एमसी भी वहाँ आ जाता है और देखता है तो बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और लड़की भी एक गड्ढे में पड़ी होती है। और हमारा एमसी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी वुमेन ऐसा करने में एबल होगी। और अपने मन में बोलता है उसकी पूरी बॉडी पर निशान है, ये पॉइजन है, ये तो बहुत टेरिबल स्मेल है, वो खून से लथपथ है और उसमें से तरह तरह की स्मेल आ रही है। उसने कितने लोगों को मारा होगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं चाहूं तो शायद उसकी चोटों को आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो एक चुड़ैल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसे ठीक करना इनजस्टिस होता। अगर उसकी डेथ है तो मुझे उसे मार देना चाहिए। ये डेफिनेटली कोई आसान डिसीजन नहीं है। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वो शायद अगले आधे घंटे में मर जाएगी। तभी हमें दिखाया था कि कुछ बंदे और आ रहे होते हैं और हमारे एमसी से कह रहे होते हैं वो लोग, आखिर तुम हो कौन? तो उस लड़की से दूर रहो। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है मैंने कभी किसी मास्क आदमी से मुलाकात नहीं की जिसे मास्क के पीछे चिपना पड़ा हो। और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है मुझे इस औरत को बचाना चाहिए। तभी हमारा एमसी अपने पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को फैला देता है, जिससे तभी एक बंदे का सर उड़ जाता है। ये देख के तो और बंदे डर जाते हैं और बाकी सभी लोग का भी सर धड़ से उड़ने लगता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है तुम में से और भी लोग छिपे हुए हो तो तुम लोग कब बाहर आओगे? और अपनी हाथ में ऑरा रिलीज करता है और कहता है अपने मन में, अब जब मैंने उसे बचाने का डिसीजन ले लिया है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे पहले व्हाइट वेब का यूज करना चाहिए। और उस लड़की की बॉडी से पॉइजन निकाल रहा होता है हमारा एमसी और कह रहा होता है कि ये उसकी लाइफ पावर को मजबूत करेगा और उसकी बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी जहर को बाहर निकाल देगा। इसमें फिलहाल सबसे जरूरी मुद्दे का समाधान हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और हमारे एमसी के पास आ रहे होते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है कि पहले तो मैं अनश्योर था, लेकिन और उन लोग से कहता है तो तुम सभी लोग डार्क हेवनली एलायंस से हो, है ना? मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। सीक्रेटली तुम्हारे एलायंस के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी कोई है जो तुमको पहचानता है, वो अभी भी जिंदा है। तो ये बात सुन के वो लोग कहते हैं कि आखिरकार वो हमारे बारे में कैसे जानता है, चलो उसे मार डालो, सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। और हम देखते हैं कि वो सबके बौछार अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि पिछली बार से काफी समय बीत चुका है, कितना एक्साइटिंग है ये। और उसकी आंखें चपकने लगती है और उसके बगल से कुछ निकलने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें परलोक में देखूंगा। और एक मॉन्स्टर निकलता है और उन लोग को जान से मार डालता है और इतना बड़ा मॉन्स्टर होता है और वो लोग पूरी तरह से मर जाते हैं, वहाँ पर खूनम खून हो जाता है। तभी उन लोग का सोल निकलने लगता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे याद है अभी मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ में देखूंगा। और वो लोग को सूल को पकड़ने लगता है हमारा एमसी और सभी सूल को पकड़ लेता है और कहता है अब क्या तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो कि यहाँ क्या हो रहा है? फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है हमारा एमसी उस लड़की को अपने घर लेके आया था और अपने मन में कह रहा होता है कि मारे गए डार्क हेवनली एलायंस असासिन की सूल को यातना देने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने ज़ेजियांग प्रांत में उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। वो पूरे 1 महीने तक बिना आराम किए भागती रही होगी। वो बिगिनिंग लेवल के एब्सोल्यूट स्टेज पर होगी। वो प्रोबेबली अपनी यंग के अंतिम 20 सालों में है। वो एक ट्रू मार्शल आर्ट मास्टर है जो इयोन और सोहा से भी ऊंचे लेवल की है। पूरे 1 महीने तक असासिन से भागना, 2 प्रांतों से दूर माओमिंग तक आना एक अनबिलीवेबल बात है। वो जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो बास्टर्ड वो अपना ऑपरेशन और भी बेहतर ढंग से चलाने लगे हैं। मैं ज़ेजियांग तक गया लेकिन वो अपने मोहरों को मरने के लिए छोड़कर गायब हो गया। काश मैं कुछ लीडर को भी पकड़ पाता, लेकिन वो इस तलवार को पाने के लिए इतने मेहनत क्यों कर रहे थे? ये ऑब्वियसली हायर लेवल का है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके लिए इतने सारे असासिन भेजे। मैं श्योर नहीं हूँ कि एक छोटे से सेक्ट को नष्ट करना उचित होगा या नहीं। उसके भाग जाने के बाद वो हार मान सकते थे। ये अजीब बात है कि वो कितने जुनूनी थे। मुझे लगता है कि जब वो जागेगी तो मैं उसे पूछ सकता हूँ। फिर ऐसा ही 7 दिन बीत जाते हैं और 7 दिन के बाद उसकी आंखें खुलती है और वो चिल्ला के कहती है कि मैं कहाँ हूँ। और हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम वाकई उस पर्सन की ओर इशारा करना चाहती हो जिसने तुम्हारी जान बचाई हो? प्लीज शांत हो जाओ और तलवार भी नीचे रख दो, क्या ये ठीक नहीं रहेगा? तभी वो अपनी तलवार नीचे रख रही होती है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए मेज पर पानी का एक कटोरा रखता हूँ। तभी वो पीछे देखती है और हमारा एमसी कहता है तुम शायद प्यासी होगी। तो वो अपने मन में कह रही होती है कि ये सही है, अगर उसके इरादे बुरे होते तो वो मुझे पहले ही मार सकता था। तभी वो पानी लेकर गॉप 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 पीने लगती है। तो हमारा एमसी बताता है ये माओमिंग में स्लीपिंग ड्रैगन इन है, क्या तुम इसे जानती हो? तो बोलती है कि माओमिंग क्या वो गुआंगडोंग में है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ थोड़ा सा। तो वो लड़की कहती है इसके बारे में सोचने के लिए चलो, क्या तुम वो आखिरी पर्सन जिसे मैंने देखा था, क्या तुमने अपने पीठ पर कुछ उठाया था? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ हाँ मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां थी। तो हमारे एमसी से कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हायरिन गू है, मैं सिल्वर वाटर थर्ड सेक्ट की 8 सक्सेसर हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि मेरा नाम
हियोनमा है और अपने मन में कहता है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। और हमारे एमसी से वो कहती है कि ये थोड़ा थका देने वाला है, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम बैठ कर बातें करें? तो हमारा एमसी भी बोलता है कि ऑफ कोर्स। और हमें बताया जाता है कि उसने सिल्वर वाटर स्वॉर्ड सेक्ट के ट्रेजर हाउस के बारे में बताना शुरू किया और कैसे वो अचानक असासिनेशन का गोल बन गई। हारिन बोलती है किसी भी चीज से ज्यादा सबसे बड़ा खतरा वो था जिसने मेरे मास्टर से लड़ाई की, न्यू मीटियोर स्वॉर्ड। उसकी मार्शल आर्ट इतनी जबरदस्त थी कि उसने अकेले ही मेरे मास्टर को काट डाला। तो हमारा एमसी कहता है कि और उसके बाद इसके साथ क्या हुआ? तो बोलती है ये एक डिफिकल्ट फाइट थी, यहाँ तक कि उसके जैसा किसी पर्सन के लिए भी सीरियस चोटें लगने के बाद वो पीछे हट गए। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है यही रीजन है कि वो उन लोगों में नहीं मिला जो उसके पीछे गए थे। ये पर्सन डार्क हेवनली अलायंस में हायर रैंकिंग पर होना चाहिए। अगर मैं उस तक पहुंच सका तो शायद मैं फाइनली इस डार्क हेवनली अलायंस के मूक भाग को उजागर करने में एबल हो सकूंगा। हमारा एमसी उससे पूछता है वो बहुत हताश रहे होंगे। तो बोलती है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है जब तुम उस एज तक पहुंच जाओगे और सिल्वर वाटर स्वॉर्ड सेक्ट के सक्सेसर बन जाओगे तो क्या होगा? मुझे यकीन है कि वो अपनी पीढ़ी के सबसे महान मास्टर के उदय को रोकने चाहते थे। मैं मन में कहता है खैर शायद अब भी यही सिचुएशन है क्योंकि वो बच गई। मुझे यकीन है कि एक दिन उन्हें अपनी असफलता पर पछतावा होगा, डार्क हेवनली अलायंस के फ्यूचर के लिए सबसे बड़े खतरे को मारने के लिए। और हमारा एमसी उससे पूछता है और वो स्वॉर्ड वो बहुत खास होगी? तो वो बोलती है कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, ये हमारे सेक्ट का ट्रेजर है मीटियोर स्वॉर्ड। ये सच में कोई स्पेशल बात नहीं है, ये तो बस एक बहुत बढ़िया स्वॉर्ड है। तो हमारा एमसी कहता है कि अब बस इतना ही? तो बोलती है लोगों को काटने के अलावा तुमको तलवार से और क्या चाहिए? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो बहुत मासूम दिखती है, फिर भी जब स्वॉर्ड की बात आती है तो वो एक भयंकर वॉरियर है। ऐसा लगता नहीं है कि वो मीटियोर स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा जानती है, उसे ये भी एहसास नहीं है वो असासिन तलवार के पीछे थे। तो वो लड़की कहती है तब क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर अगले सीन में हमारा एमसी चिल्ला के कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो ठीक है तुम खाना खा लो फिर हम लोग बात करते हैं। तो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये कितना एम्बेरसिंग था, मैंने उसके सभी क्वेश्चन के आंसर देते हुए उसे वो सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। मैं देख सकता था कि उसने जल्दी आंसर ढूंढना शुरू कर दिया। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डार्क हेवनली अलायंस और मेटियोर स्वॉर्ड कहा जाता है। मैं स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं सोच सकता। तो वो लड़की कहती है कि मैं स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं सोच सकती, चाहे मैं कितनी भी याद करने की कोशिश करूं। मुझसे बस इतना कहा गया था कि इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूं क्योंकि ये हमारे सेक्ट का खजाना है। अगर मेरे मास्टर जिंदा होते क्या वो मुझे और कुछ बता सकता था? मास्टर और एकदम सैड हो जाती है और कह रही होती है जब से मैंने अपने हाथ से तलवार ली है मैं उसे कभी भी ऐसा नहीं कह पाया। मैं उनके मरते समय में भी उन्हें फादर नहीं कह सकी और रोने लगती है और कह रही होती है कि मेरे फादर मेरे पीछे जमीन पर पड़े थे, मुझे बिना पीछे देखे भागना पड़ा। इस तरह की भावना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं रोऊंगी। और अगले सीन में उसका बैंडेज हो रहा होता है और वो चिल्ला के कहती है क्या वो एक स्कूल टीचर है? तो उसकी सिस्टर इन लोग कहती है कि मुझे एग्जैक्ट इसकी बैकग्राउंड नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि उसने उन मास्क असासिन का ख्याल रखा जो तुम्हारे पीछे पड़े थे और उनमें से कुछ को तो जिंदा ही पकड़ लिया ताकि वो अपना अपराध एक्सेप्ट कर सके। तो हारिन कहती है कि इतनी कम एज में भी उसके पास इतनी अद्भुत मार्शल आर्ट है। मैं सच में सोच रही थी कि क्या वो कोई बूढ़ा मास्टर है जो सालों की ट्रेनिंग के बाद यंग हो गया है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ उसके कान में धीरे से बोलती है वो एक स्पेशल मामला है, वो केवल 36 साल का है और अनमैरिड है। तो ये बात सुन के वो घबराते हुए शर्माते हुए कहती है वो 36 साल का है, फिर वो ऐसा दिखता है और अपने मन में कहती है मैं उसे जैसे भी देखूं वो लगभग 20 साल का ही दिखता है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि अब सब कुछ हो गया है, तुम्हारे बॉडी पर कुछ बड़े निशान है, कुछ समय तक कोई बड़ी हरकत नहीं होगी। तो बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं जानती कि मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि ऐसी चीजों के बारे में तुम चिंता मत करो बल्कि हेल्थ पर ध्यान दो और वो वहाँ से चली जाती है। तो हारिन अपने मन में कहती है कि इस रेस्टोरेंट के लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और जाते हुए कहती है कि केवल 36 साल का वो असासिन की एक सेना को खत्म करने में एबल है जो हेवन और अर्थ के जाल की तरह थे। इतना ही नहीं वो अपनी क्यूआई को छिपा सकता है। मैंने मार्शल आर्ट के उनके लेवल का आकलन करने के लिए अपनी क्यूआई फ्लो को अधिकतम किया है, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रात में हम काले समुद्र के सामने हो और आसपास कोई लाइट हाउस ना हो। ये मेरे पुराने मास्टर का सामना करने जैसा ही महसूस हुआ। तभी वो स्कूल के पास आ जाती है और कहती है लेकिन क्या ये बच्चों को पढ़ाना और लिखना सिखाता है? तभी वो गेट खोलते हुए कहती है कि ये बहुत इनक्रेडिबल है और जैसे ही खोलती है और हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे इसे खुद देखना होगा और देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो वो कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बाहर से ये एक नॉर्मल स्कूल जैसा दिखता है लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो क्यूआई के प्रति संवेदनशील है या जो दूर से किए जाने वाले हमलों को भाप सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी प्लेस इतना ज्यादा क्यूआई धारण कर सकता है। ये बहुत अमेजिंग है। अंदर का क्यूआई के बाहर महसूस किए जाने वाले फ्लो से पूरी तरह अलग है। अगर कोई पर्सन इस तरह के प्लेस पर अपनी क्यूआई को कल्टीवेट करता
करता है ये कम से कम 2 गुना प्रभावी होगा। उसका नाम हियोन था। वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सभी बातें पॉसिबल नहीं हो सकती। मार्शल आर्ट का एक अनइमेजिनेबल लेवल, उसकी तुलना में मैं बिजली के सामने एक जोगुनी की तरह महसूस करती हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये मेरा बारी है, मेरे रास्ते से हट जाओ, सब धीमे है ये। तभी बच्चे लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो, ये लेडी कौन है, शायद ये हमारे टीचर का गेस्ट होंगे, वो यहाँ पे है। और हारिन अपने मन में कहती है कि मैं पूछने वाली थी कि क्या मैं तब तक यहीं रह सकती हूँ जब तक मेरे घाव ठीक नहीं हो जाते, लेकिन इस स्कूल को देखने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे बदला लेने के लिए और ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ। बदला लेने के लिए हेल्प मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर वो मना कर दे तो मैं उसके सामने घुटने टेक कर नौकरानी के रूप में काम करने के लिए कहने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ट्रेन करे। और हमारे एमसी के पास आती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगी, आखिर क्या चल रहा है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं उसकी आंखों में बदलाव देख रहा हूँ, क्या उसने स्कूल की ऊर्जा को महसूस की। हमारे एमसी से कहती है मैं तो बस नमस्ते कहने आई थी। और अपना मन में बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे सामने लाऊं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कुछ कहना चाहिए। वो बदला लेने के लिए मुझे ट्रेन करे। और शर्माने लगती है और अपने मन में कहती है कि अब मैं क्या कहूँ। फिर हमारे एमसी से कहती है क्या आप अभी भी यहाँ स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे माफ करना, मैं कुछ समय तक और ज्यादा स्टूडेंट को लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ। क्या ये सही नहीं है? यही मैंने सोचा था। मैं इन बच्चों के साथ सीखने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये बात सुनकर वो चौंक जाती है और रोते हुए अपने मन में कहती है क्या ये बहुत बड़ी फेवर मांगता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद ये इतना अच्छा विचार नहीं था। मैंने ऐसा क्यों किया, ये बहुत ज्यादा हो गया। मैं अभी 1 कदम पीछे हट रही हूँ ताकि बाद में 2 कदम आगे बढ़ सकूं। हमारे एमसी से वो कहती है कि हाँ बस यही है कि मेरी इंटरनल इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो वो बोलती है कि आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है कि आप बिजी हैं इसलिए मैं अभी चलती हूँ। और वहाँ से तेजी से भागने लगती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वो एक प्यारी बच्ची की तरह हो सकती है। ऐसा लगता है कि अब मेरे फैमिली में एक और इंटरेस्टिंग मेंबर आ गया है। और वो शर्मा के भाग रही होती है। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ आपके जो एपिसोड आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो देखना मत भूलना। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।